दोस्तों नमस्कार। यह बिजनेस वार है या कोल्ड वार है? यह आतंकवाद को मान्यता देने की स्थिति है या फिर किसी एक राष्ट्र में सत्ता किसी भी तरीके से किसी के भी पास जाए उसकी संप्रभुता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का सवाल है? या फिर जो सोचकर यूनाइटेड नेशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वह क्या अफगानिस्तान के सामने अब नतमस्तक हो चला है? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के अक्स तले भारत कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ गया। आज ब्रिक्स की बैठक हुई, उस बैठक की अगुवाई भारत ही कर रहा था। उस बैठक में टेररिज्म को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर चीन ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने खुले तौर पर अफगानिस्तान के संकट की वजह अमेरिका को बता दिया और 24 घंटे पहले अमेरिका ने खुले तौर पर कहा था कि चाहे वह चीन हो, चाहे वह रशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वह ईरान हो, ये सभी देश अपने अपने हितों को साधने के लिए भूल चुके हैं कि दरअसल दुनिया अब लोकतांत्रिक तरीके से जीना सीख चुकी है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में कहीं अलग थलग तो नहीं है, क्योंकि तालिबान के जरिए जिस सत्ता का ऐलान किया गया उस सत्ता में लगभग 7 ऐसे लोग हैं, ऐसे मंत्री हैं जो कि अमेरिका के 9/11 के बाद से उनके आतंकवाद की फहरिस्त में है। 3 लोग ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र की टेररिज्म की लिस्ट में है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब जब जिक्र लश्कर तौयबा का, अल-कायदा का, इस्लामिक स्टेट का हुआ, इन तीनों संगठनों के मद्देनजर और खास तौर पर हक्कानी ग्रुप का जो हुआ, इसके मद्देनजर दुनिया की जो राय रही उसको अभी तक अमेरिका ही हाँकता रहा 9/11 के बाद से। लेकिन क्या पहली बार वह परिस्थिति बदल रही है? ये सारे सवाल अफगानिस्तान के मद्देनजर तत्काल में जन्म जरूर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यह किस दिशा में जाएंगे कोई नहीं जानता है। भारत के लिए मुश्किल सबब यह है कि आज ब्रिक्स की बैठक थी और एक हफ्ते के बाद SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है। उस बैठक के भीतर में चीन भी रहेगा, रूस भी रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा और भारत भी रहेगा। इसके अलावे उस 17 सितंबर को होने वाली बैठक में 4 और देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। उसमें ताजिकिस्तान है, उसमें उज्बेकिस्तान है, उसमें कजाकिस्तान है, उसमें किर्गिस्तान है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि चाहे ब्रिक्स की बैठक, चाहे अब SCO की बैठक यानी शंघाई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बैठक, इन बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा उभर ही रहा है। और जिस स्ट्रेटजी के साथ चीन समूचे अफगानिस्तान के विकास अपने हाथ में लेना चाहता है, यहां पर विकास शब्द इसलिए क्योंकि वह उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहता है दुनिया ने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट मान लिया, यानी एजुकेशन, हेल्थ नहीं, बल्कि बड़े बड़े पुल, खादान, मुनाफा, मार्केट, यही है इस देश और दुनिया के लिए मौजूदा वक्त में डेवलपमेंट का हिस्सा। और पूरे तरीके से अफगानिस्तान की सत्ता ने जिस तरीके से चीन को मान्यता दी और चीन ने अब खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह तकरीबन 3.96 करोड़ डॉलर यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 290-95 करोड़ रुपए बनेंगे। इस लिहाज से वह उनको अनाज भेजेगा, वैक्सीन भेजेगा, दवाई भेजेगा, सर्दियां आ रही हैं तो उसके लिए भी सामान भेजेगा। यानी आर्थिक मदद का ऐलान चीन ने ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका ने बंदिशें लगाई हुई है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब रशिया ने यह सवाल खड़ा किया कि आने वाले वक्त में पता नहीं है यह सिर्फ क्षेत्रीय संकट के तौर पर रहेगा या फिर यह ग्लोबली प्रभावित करेगा, और इन सब के बीच जो माइग्रेशन का सवाल है, वहां से जो लोग अलग अलग देशों में जाकर पनाह लेने को बेचैन है, ये सारे सवाल की जड़ जो है वह अमेरिका के जरिए पैदा की गई है। यह हर किसी को समझना होगा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश ब्रिटेन ने भी की थी, 3 बार की। रशिया भी वहां 20 साल तक रहा, अमेरिका भी 20 साल तक रहा, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में दुनिया में हथियारों का धंधा जो था वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। और हथियारों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की स्थिति में जो देश आते हैं वही देश अफगानिस्तान में खास रुचि भी दिखा रहे हैं। तो क्या एक तरह का यह बिजनेस वार की शुरुआत है? क्योंकि दुनिया मंदी से गुजर रही है और उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हथियार भी खप जाएं और जिस रास्ते से वह उस माइनिंग पर भी कब्जा कर सके जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है।
इस परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है एक जिक्र जरूर हो जाना चाहिए भारत का, खास तौर से क्योंकि भारत ने 2014 के बाद से, यानी मोदी सत्ता के दौर में, जो एक्सपोर्ट करना शुरू किया अफगानिस्तान में, उसमें लगभग 89% का इजाफा है। अगर आप 2014 में चले जाइएगा तो तकरीबन 490 मिलियन डॉलर भारत एक्सपोर्ट करता था। जो सामान करता था वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 997 मिलियन डॉलर तक हो गया, यानी 90% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। यह भी अलग बात है कि अफगानिस्तान से भी एक्सपोर्ट इस दौर में जरूर बढ़ा है। उस वक्त वह 307 मिलियन डॉलर का करता था, आज वो 529 मिलियन डॉलर का करता है, और यह पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक चुका है। जिस वन बेल्ट वन रोड की बात चीन कर रहा है, चीन जानता है कि इसके जरिए आने वाले वक्त में ईरान उस पर निर्भर होगा, पाकिस्तान उस पर निर्भर पहले से है, बांग्लादेश उस पर निर्भर होगा, श्रीलंका निर्भर होगा, बांग्लादेश के साथ साथ मालदीव भी और नेपाल भी उस पर निर्भर होगा। यानी एक पूरा का पूरा एक ऐसा घेरा है भारत के चारों तरफ, जिसमें भारत अलग थलग वाकई अफगानिस्तान के मद्देनजर पड़ रहा है, या फिर चीन और अमेरिका का जो बिजनेस वार था, या रशिया और अमेरिका के बीच जो टकराव रहा, और खास तौर से अफगानिस्तान के पुराने जख्म भी अब रशिया जरूर कुरेद रहा है। ये सारे सवाल इसलिए अब महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि अफगानिस्तान चाहे अनचाहे दुनिया के हर मंच पर कुछ सवालों को लेकर आ रहा है। पूरी दुनिया के भीतर यह सवाल है कि बीते 20 बरस से अमेरिका जिस टेररिज्म का जिक्र कर रहा था, यूनाइटेड नेशन जिस टेररिज्म का जिक्र कर रहा था, उसके सामने पूरे तरीके से तालिबान की सत्ता ही जब आकर खड़ी हो गई, और उसको मान्यता देने वाले यूनाइटेड नेशन के वह 2 देश भी हैं जिनको वीटो पावर है, उसमें एक चीन है और एक रशिया है। सवाल इसके एक क्षण आगे का है कि अगर टेररिज्म के दायरे को समझे तो भारत के सामने मुश्किल सवाल यह है कि अगर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान तालिबान, ये सारों का जमावड़ा की जमीन अगर अफगानिस्तान में रहेगी और अफगानिस्तान से बिजनेस कर लाभ उठाने की सोच चीन के साथ रहेगी, और रशिया अफगानिस्तान के मद्देनजर एक ढाल का प्रयोग करके अमेरिका को रोकने की कोशिश करेगा, तो ये सारे सवाल एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक कोल्ड वार की नई परिस्थिति को खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके मर्म में बिजनेस वार भी है। ईरान के सामने संकट है, वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, किस रूप में बढ़ाए, बिजनेस कैसे करे, जब उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए ध्यान दीजिए, चीन ने एक 5 सितंबर को बैठक बुलाई थी। यह बैठक कहा जा रहा है कि इसलिए की गई थी कि एससीओ की जो बैठक होनी है 17 सितंबर को, उससे पहले वह एक जमीन बनाना चाहता था, और उसने अगुवाई के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिया। इस बैठक में पाकिस्तान भी था, इस बैठक में ईरान भी था, इसमें उज्बेकिस्तान भी था, तजाकिस्तान भी था, तुर्कमेनिस्तान भी था। यानी जो देश अफगानिस्तान को मान्यता देने की दिशा में, उससे लाभ कमाने की स्थिति में, या फिर उसके साथ खड़े होकर चीन से भी सहयोग करते हुए इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें रशिया कहीं ना कहीं एक झटके में चेक एंड बैलेंस की स्थिति में आ गया है। और शायद इसीलिए भारत ने जब रशियन अधिकारियों से 24 घंटे पहले बातचीत की, उसमें भारत के एनएसए ने मुलाकात की, भारत के विदेश मंत्री ने भी मुलाकात की, और बहुत साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां पनप रही है उस पर आपको कहना चाहिए, क्योंकि यह सवाल बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा कि एक ऐसी जमीन जो उस टेररिज्म को कहीं ना कहीं अपने यहां पनाह दे रही है, तो उसके प्रभाव में हर कोई आएगा। रशिया ने कहा हम साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है, जब संयुक्त राष्ट्र के भीतर सुरक्षा परिषद की अगुवाई अगस्त के महीने में भारत कर रहा था, उस वक्त रूस और चीन ने उस एक बायकॉट भी किया था उस बैठक का, जिस बैठक में तालिबान को लेकर सवाल थे। सवाल है कि उस बैठक में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन रशिया ने भी बायकॉट किया था। तो क्या रशिया भी अपनी स्ट्रेटजी को समझ रहा है और इस बात की दिशा में वह अब जाना चाहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिजनेस के क्षेत्र में अब चीन को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है, तो फिर रशिया अपनी महत्ता को कैसे बताए जिससे कि वह चेक एंड बैलेंस की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए आकर खड़ा हो जाए, और भारत अमेरिका पर लगातार यह दबाव अब बनाए कि आप हमें बीच अधर में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ साथ कुछ सवाल जब सरकार बनाते वक्त अफगानिस्तान में रूस
तुर्की, ईरान और पाकिस्तान और कतर, इन 5 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जब रशिया ने अफगानिस्तान की सेनाओं को हटाने की, अमेरिकी सेनाओं को हटाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के भीतर से यह कहकर फोड़ दी कि आपने संकट पैदा किया है और अब वह क्षेत्रीय बैलेंस बनाने का जिक्र कर रहा है, तो क्या उसकी नजर में वाकई भारत है या फिर वह एक संदेश दे रहा है अमेरिका को? और इस संदेश के मातहत 3 बातों को और समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में 3-4 संगठन ही बचे हैं, चाहे वो G7 हो। G7 के तमाम देश, जो विकसित देश है, वो अफगानिस्तान से बहुत देर हुए। G20 की भूमिका क्या होगी, G7 की भूमिका क्या होगी? ब्रिक्स अपनी भूमिका बता चुका है, जिसमें सीधे तौर पर टेररिज्म के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन सब ने अपनी अपनी मंशा चुप रहकर या कुछ बोलकर व्यक्त कर दी कि वह अमेरिका के साथ खड़े नहीं है। वह अफगानिस्तान को मान्यता दे या नहीं दे, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यह भी समझना होगा, दूतावास किसी का चल रहा है अफगानिस्तान में बिल्कुल सामान्य तरीके से, तो वह चीन और रशिया ही है। पाकिस्तान का जिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका सामरिक तौर पर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ इस दौर में खुलकर नजर आई है, जो भी पंजशीर में हुआ, और दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हो रही है। भारत के सामने 3 बड़ी मुश्किल है। भारत क्या, जब कोल्ड वार दुनिया में शुरू हुआ था तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। ना भारत रशिया के साथ खड़ा था, ना भारत अमेरिका के साथ खड़ा था। मौजूदा वक्त में क्या भारत चीन का विरोध करते हुए रशिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि रशिया उसकी इस इलाके की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका जरूरत है। लेकिन इस दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं गए तो वो 2015 का साल था, यानी मोदी काल था, क्योंकि खुले तौर पर स्ट्रेटेजिकली भारत ने मान लिया था कि अब वह अमेरिका के उन देशों के कतार में आकर खड़ा है जैसे नाटो देश हैं। यानी भारत सहयोग के तौर पर, साझीदार के तौर पर और शायद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के मद्देनजर अमेरिका के साथ आकर खड़ा हो गया था। अफगानिस्तान को लेकर जाहिर है, अगर रशिया खुले तौर पर अमेरिका का विरोध कर रहा है, अमेरिका खुले तौर पर यह इनकी स्ट्रेटजी बता रहा है, भारत कहां खड़ा होगा जब गुट निरपेक्ष भी नहीं है। इस पूरे इलाके की अगुवाई करने वाले जो सार्क देश थे, उसमें चीन बहुत बार चाहता रहा कि वह उसमें शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने कभी उसे शामिल होने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कई बार प्रस्ताव, लेकिन इस दौर में फिर देखिएगा तो जो टेररिज्म के हमले भारत में हुए, उसके बाद जो सार्क की स्थिति बनी और भारत ने उसको बायकॉट किया, और ये तमाम चीजों के बाद सार्क भी शिथिल पड़ चुका है। यानी दुनिया के मानचित्र पर जो बड़े मंच बचे, उसमें एक ब्रिक्स है और दूसरा इस इलाके को लेकर SCO है, यानी शंघाई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन। इन दोनों जगहों की बैठक में क्या भारत अलग थलग है? तो भारत की अब रणनीति क्या होगी? उससे भी महत्वपूर्ण बात है, क्या भारत को लेकर अमेरिका की कोई सक्रिय भूमिका नजर आएगी, या फिर रशिया जो भारत के साथ खेल खेल रहा है और अमेरिका पर निशाना साध रहा है, और भारत की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका हो या अमेरिका की भूमिका हो, वो भारत के हक में होगी। वो फिट केस भी बनता है कि अमेरिका भारत के हक में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन आखिरी सवाल फिर वहीं पर आ जाता है, जिस 9/11 के बाद दुनिया से टेररिज्म खत्म करने का ऐलान करते हुए अमेरिका अफगानिस्तान तक पहुंचा, उस अफगानिस्तान में आज के वक्त में जो सत्ता संभाले हुए लोग हैं, वह 9/11 की उपज है या उस वक्त 9/11 करने वालों के साथ खड़े हुए लोग हैं? तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ने जिस तरीके से मुजाहिदीनों को मदद की थी जब रशियन फौज अफगानिस्तान में थी, और अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जा चुकी है, तो वह मुजाहिदीन अपने तौर पर तब्दील होते होते तालिबान और वहां की सत्ता को संभालने की स्थिति में है। तो अब रशिया क्या करेगा? चीन को नजर आ रहा है कि व्यापार और बिजनेस अगर उस पर उसकी चल पड़ी तो वह दुनिया के मानचित्र पर सबसे ताकतवर देश के तौर पर होगा। वह क्या करेगा? और इन सब के बीच ईरान अपने देश को बचाने की, वहां की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जीवटता के साथ संघर्ष कर रहा है। ऐसे में वह अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा, चीन के साथ खड़ा होगा, या इस पूरे इलाके में जो SCO आने वाले वक्त में जो 17 सितंबर को बैठक है, उसके मद्देनजर वह चला जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत क्या करेगा? भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की व्यापार नीति
और भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर जितना प्रभाव अफगानिस्तान का भारत पर पड़ रहा है, वह शायद भारत के लिए इसीलिए अब एक ऐसे स्टेट्समैन और डिप्लोमेसी की जरूरत भारत को हो गई है जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि शायद सबसे मजबूत, स्वावलंबन के साथ और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपनी ताकत से प्रभावित करने वाली दिशा में ले जा सके। अन्यथा उसे बीच बचाव करने की परिस्थिति में कभी अमेरिका लाकर खड़ा करेगा, कभी रशिया भारत को सहलाते हुए अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। और चीन की भूमिका क्या है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो बार बार सवाल उभर कर आता है, वह कश्मीर का बॉर्डर हो, उत्तराखंड का बॉर्डर हो, लद्दाख का बॉर्डर हो, इन जगहों पर जो पैनी नज़र विस्तारवादी नीति चीन की रही है, टेररिज्म के जरिए पाकिस्तान की रही है, या उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति में कश्मीर को जितना महत्व दिया जाता है, क्या वह चूकेगा इससे या एक नई मुश्किल खड़ा करेगा? ये सारे सवाल हैं। अगली बैठक का इंतजार करना होगा जो एससीओ की बैठक होगी, यानी शंघाई कोऑर्डिनेशन की जो बैठक होने वाली है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।